Hello my lovely students out there, I hope you are doing your preparation good and enjoy your life beautifully. Dear CS students, जी हाँ, हमने इस चैप्टर में काफ़ी सारी कमेटी डिस्कस कर रखी हैं, जैसे ऑडिट कमेटी, एनआरसी, एसआरसी, ठीक है। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी भी किया हमने। मतलब यहाँ में आपसे ऑलमोस्ट जो कंपनीज एक्ट में और सेबी एलओडीआर में रेफर की गई हैं उन सारी कमेटीज को मैंने डिस्कस किया है। क्लियर? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थी वो सारी मैंने अच्छे से डिस्कस करी है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं चैप्टर 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्रोबेबल लगता है एंड पॉसिबिलिटीज है कि केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सर उसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे? उसका प्रैक्टिस आज का टेस्ट सीरीज करेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विजिल मैकेनिज्म। याद रखिएगा, कंपनीज एक्ट और सेबी एलओडीआर रेगुलेशन दोनों ही कहते हैं कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके लिए मैंडेटरी है विजिल मैकेनिज्म। विजिल मैकेनिज्म सर? हाँ, विजिल मैकेनिज्म, कमेटी नहीं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट क्यों समझाता हूँ। देखिए, अगर कोई डायरेक्टर कंपनी के अंदर किसी डायरेक्टर का या एम्प्लॉय का विक्टिमाइज की तरह है, विक्टिमाइज समझते हैं, आई होप पता होगा, फिर भी एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज एक डायरेक्टर कंपनी का या एम्प्लॉय, उसको पावर डेलीगेट किया हुआ है, ठीक है, और वो अपनी पावर को यूज अगर करता है तो जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपनी पावर्स को यूज करने देते हैं, उसे रॉन्गफुल एक्ट करवाते हैं। क्या हो रहा है? या एम्प्लॉय है जहां डिस्क्रिमिनेशन होती है एम्प्लॉयज के अंदर, किसी एम्प्लॉय को प्रेफरेंस दी जाती है, किसी एम्प्लॉय को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी में पता होता है कि कंपनी में फ्रॉड कंडक्ट हो रहा है, बट उसको धमकी दे दी जाती है कि सुन, ऐसा है, तो हमारा एम्प्लॉय है और अगर तूने बात डिस्क्लोज किया तो तुम पर हम एलिगेशन लगा के तुम्हें यहाँ से परमानेंट निकाल देंगे, तुम्हारा करियर डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ऐसे कहीं ना कहीं विक्टिमाइजेशन के चांसेस जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं वहाँ पर जरूरी ये भी है कि साथ साथ में कि कंपनी तो कह ही रहा है, एलओडीआर तो कह ही रहा है, बट ऑर्गेनाइजेशन चाहें तो वो खुद भी कर सकती हैं। जब हम कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सेक्शन 177 सबसेक्शन 9, वन मोर टाइम, सेक्शन 177 सबसेक्शन 9। सर सेक्शन 177 तो सुना हुआ लग रहा है, ऑफ कोर्स ऑडिट कमेटी एंड विजिल मैकेनिज्म को ओवरसी करने वाली, जी हाँ, कि विजिल मैकेनिज्म प्रॉपर्ली इन प्लेस है नहीं है, क्या वो एडिक्वेट सेफ्टी दे रहा है अगेंस्ट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स। तो ये देखने का काम किसका दिया हमने? ऑडिट कमेटी का। ऑलराइट, अभी डिटेल में जाता हूं तो सेक्शन 177 सबसेक्शन 9 यहां अप्लाई हुआ, बट उसको रीड करना पड़ेगा विद रूल नंबर 7। सर 7 रूल नंबर किसका आ गया बेटा? मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर, रूल 2014। इज इट क्लियर? 7 जो रूल नंबर है, रूल नंबर 7 जो है वो स्पेसिफिकली कुछ रेफर कर रहा है। वो रेफर क्या कर रहा है? कहता है विजिल मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट एवरी लिस्टेड कंपनी में अप्लाई होगा। एंड 7 बोलता है साथ के साथ में कि कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज हैं, लाइक टेक द एग्जांपल ऑफ इट, जिन कंपनीज ने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, वन मोर टाइम, जिन कंपनीज ने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है ना, उन पे अप्लाई होगा। कि जिन कंपनीज ने बैंक से, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से मनी बोरो किए एक्सीडिंग 50 करोड़। वन मोर टाइम, सेक्शन 177 सबसेक्शन 9 डेट विद रूल नंबर 7, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर, रूल 2014, कंपनी रूल्स। ऑलराइट, कहता है विजिल मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट ना, आपको कंपनी लिस्टेड है, अप्लाई होगा। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है बट क्लास ऑफ कंपनी से कैटेगरी में आती है, मींस आपकी कंपनी ने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया हुआ है, ऑफ कोर्स सर पब्लिक कंपनी होगा, पब्लिक कंपनी से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट, या फिर आपकी कंपनी ने बैंक से या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से मनी बोरो की हुई है मोर देन 50 करोड़। इन दैट केस कंपनी को एक विजिल मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखना होगा। वहीं अगर हम ध्यान से देखते हैं तो सेबी का एलओडीआर का रेगुलेशन 22, वापस रेगुलेशन नंबर 22, वो भी अप्लाई हो जाता है। वो भी कहता है जी हाँ, विजिल मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट होना चाहिए, किस लिए? ताकि जो डायरेक्टर और एम्प्लॉई हैं अपना जेन्युइन कंसर्न रख सकें, बता सकें कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इज इट क्लियर? सर ठीक है, ये बात भी हमने समझ लिया। अब अगर जिस कंपनी पे ऑडिट कमेटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता होगा, उस ऑडिट कमेटी का काम क्या होगा कि वो देखे कहीं ऐसा तो नहीं है डायरेक्टर और एम्प्लॉइज को विक्टिमाइज किया जा रहा है। क्लियर? या फिर अगर किसी कंपनी पे ऑडिट कमेटी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है तो उस कंपनी के डायरेक्टर किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर को नॉमिनेट करते हैं, ऑथराइज करते हैं कि भाई ऑडिट कमेटी का जो फंक्शन था ना फॉर द पर्पस ऑफ विजिल मैकेनिज्म, वो पर्टिकुलर डायरेक्टर करेगा। कब? जब किसी कंपनी पे सेक्शन 177 मींस ऑडिट कमेटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा होगा। अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है
कि सर क्या प्राइवेट कंपनी पे लगेगा? अगर प्राइवेट कंपनी ने भी बोरोइंग्स की हुई हैं, कहाँ से? इंस्टीट्यूशन से या बैंक से, और वो एक्सीड करती है 50 करोड़ से ज़्यादा, ऑफ कोर्स अप्लाई होगा। इज इट क्लियर? प्राइवेट कंपनी क्या करेगा, फिर किसी डायरेक्टर को नॉमिनेट कर देगा, अपॉइंट कर देगा कि वो क्या करेगा, जो फंक्शन विजिल मैकेनिज्म की ऑडिट कमेटी प्ले कर रही थी, अब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्टर करेगा। इज इट क्लियर? आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। तो एक बार फटाक से आते हैं, छोटी छोटी बातें हैं अपना बुद्धि में अच्छे से बैठाते हैं। देखिए आइएगा, अपना बुक भी साथ में रखिएगा, मॉड्यूल को साथ में रखिएगा। Establishment of whistle mechanism is mandatory. Establishment of whistle mechanism is mandatory under Companies Act 2013 and SEBI LODR Regulation 2015. All right, but the word used is here mechanism, not a committee. Clear? अब Companies Act की provisions कौन से हैं? आपको याद होगा भी, सेक्शन 177 बताए थे अभी। सेक्शन 177 रीड विद रूल नंबर 7 मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड its power रूल 2014। ठीक है, यहाँ रेगुलेशन LODR कौन सा है बेटा? 22। क्लियर? कहता जी कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 77 सबसेक्शन 9 एवरी लिस्टेड कंपनी और क्लासेस ऑफ कंपनीज क्या करेंगे? स्टैब्लिश करेंगे विजिल मैकेनिज्म। किसके लिए बेटा? फॉर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉय टू रिपोर्ट दियर जेन्युइन कंसर्न, टू रिपोर्ट दियर जेन्युइन कंसर्न। अब क्लासेस ऑफ कंपनीज कौन सी होंगी? देखो, कंपनीज विच एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड द कंपनीज विच हैव बोरोड मनी फ्रॉम बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सीड्स कितना बेटा? एक्सेस कितना ज़्यादा? 50 करोड़ ज़्यादा है। ऑफ कोर्स सर यहाँ पर क्या प्राइवेट कंपनी हो सकता है? आंसर इज यस। क्या यहाँ हो सकता है? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। पता है सबको अच्छे से, पब्लिक से थोड़ा डिपॉजिट लेगी प्राइवेट कंपनी। इज इट क्लियर? तो अगर किए हुए लिस्टेड कंपनी है तो ऑफ कोर्स रेगुलेशन 22 ऑफ LODR अट्रैक्ट हो गया। बट अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है बट उसने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया हुआ है, तब भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। नाउ कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी, जिन कंपनीज को बनाना है, ओवरसी द विजिल मैकेनिज्म इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी हैव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे हो सकता है कि वही पर्टिकुलर पार्टी हो, इंटरेस्टेड पार्टी है जिसके खिलाफ रिपोर्ट मिली है, या जो भी एक्शन हुआ है उसमें जो कमेटी में बैठा बंदा है वो खुद क्या है बेटा? इंटरेस्टेड पर्सन है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बहुत लॉजिक सी बात है ये तो। They should rescue themselves and other on the committees. Committee would deal with the matters on the hand. Is it clear? अगर किसी कंपनी में अगर नहीं है, ऑडिट कमेटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, फिर क्या करेंगे? The board of directors shall nominate a director to play the role of the audit committee for the purpose of whistle mechanism. Clear? Whistle mechanism क्या मीनिंग यहाँ पे कह रहा है? किस लिए कर रहे हैं बेटा? For provide adequate safeguards अगेंस्ट द विक्टिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर्स। वन मोर टाइम मेरे साथ बोल लीजिएगा फटाफट से, क्या कह रहे हैं? किस लिए विजिल मैकेनिज्म? फॉर एडिक्वेट सेफगार्ड अगेंस्ट द विक्टिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स। ऑफ कोर्स हो सकता है, होता भी है, मैं आपको बता दूं होता भी है, ये रियलिटी है। चलिए मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको। आप कंपनी सेक्रेटरी हैं एक कंपनी के अंदर, इज इट क्लियर? आपने अपने डायरेक्टर्स को बताया कि सर दिस इज अ राइट मेथड टू डू legal compliances. Your director is asking to you, can you provide me any kind of loophole through which we can make the more profits? You know that very well your director is taking a wrongful action, but suppose if you raise your voice before them, then definitely they will fire you, and they not just only fire you, they will also can impose allegation on yourself कि भैया ये ही व्यक्ति है जिसने कंपनी में गड़बड़ किया है, हमने फ्रॉड किया है। तो ड्यू टू दिस रीजन यू नो व्हाट, समवेयर यू विल बी अफ्रेड क्यों होंगे आप? अफ्रेड इसलिए होंगे कि आपको लगेगा कि अरे यार मैंने अगर डिस्क्लोज कर दिया तो मुझे निकाल देंगे, निकाल कर देंगे, मेरा प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब कर देंगे। ऐसा होता है। क्लियर? अब ऐसे कॉन्सेप्ट में क्या अच्छा आउटकम आएगा? क्या हम यहाँ बोल सकते हैं इफेक्टिवली एफिशिएंटली कंपनी ग्रो कर पाएगी, परफॉर्म कर पाएगी? आंसर इज नो। दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड स्पेशली फॉर दोज कंपनीज व्हिच हैव एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक and have borrowed money from the public institutions and the banks exceeding 50 crores. Is it clear? ठीक है सर। अब अगर लगता है कि आपको कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई मीन एक ऐसा कंसर्न है जहां आपको डायरेक्टली असेस करना है चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी या पर्टिकुलर डायरेक्टर को, तो ऑफ कोर्स इस एक्सेप्शनल केसेस में आप कर सकते हैं। एक्सेप्शंस कैसे अराइज होते हैं? फॉर एग्जांपल आपको लगा कमेटी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ जो डायरेक्टर बैठा हुआ है वो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर भी गड़बड़ वाला है, तो यू कैन असेस
or approves to the chairman of the audit committee in exceptional cases. And who avail the vigil mechanism and also provide direct access to chairman of the audit committee or director nominated to play the role of audit committee as the case in exceptional cases. बात पकड़ में आ रहा है. सेक्शन 177 सबसेक्शन 9 पढ़ा. रीड विद नंबर रूल नंबर 7 MVP. सर MVP क्या? मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर. एग्जाम में लिख देना MVP. चलिए, दो बातें पकड़ में आई है वाला. ठीक है, आगे देखते हैं. अभी पता लगा कि तुम ही डायरेक्टर का टंग खींचने बैठे हुए हो. मतलब यार इस डायरेक्टर ने मेरे को बड़ी मीटिंग में डांट दिया था. अब देख मैं इसके खिलाफ फ्रिवलस कंप्लेंट्स लिखता हूँ. ऐसा गलती मत कर देना. फ्रिवलस अगर कंप्लेंट लिखोगे तो तुम्हारे खिलाफ भी कमेटी एक्शन ले सकती है. देखो, रिपीटेड फ्रिवलस, झूठे समझते हैं ना, झूठा, ठीक है, फॉल्स कंप्लेंट्स being filed by a director or any employee, the audit committee or director nominated by the play the role of the audit committee may take suitable action against the concerned director or employee. Of course. अच्छा, ये सर कहाँ पता लगेगा कि सर सुटेबल एक्शन क्या हो सकता है? बेटा इसके लिए कंपनी की इंटरनल पॉलिसी होती है. क्लियर है कि अगर आप कोई फ्रिवलस मतलब फॉल्स कंप्लेंट्स फाइल कर रहे हैं अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी क्या है ना इच्छा पूर्ति के लिए, दूसरे सामने डायरेक्टर को डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है, या अपने पर्सनल विम्स की वजह से, यू नो व्हाट, जस्ट एनी काइंड ऑफ रीज़न, तो वहाँ आप अगर झूठी कंप्लेंट्स फाइल करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर डायरेक्टर और एम्प्लॉय के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं. क्लियर बात है. यहाँ तक का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है. एग्जाम में अगर छोटा सा क्वेश्चन आ जाए तो फटाक से नंबर लेके जाना इस पर. चलिए, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ रिपीट कर रहे हैं. अब एक बात इंपॉर्टेंट है, जब भी आप विजिल मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट रखेंगे हमेशा याद रखिएगा, कंपनी का अगर वेबसाइट है, कंपनी का अगर वेबसाइट है वहाँ पर एंड बोर्ड रिपोर्ट में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि भैया विजिल मैकेनिज्म को कौन देख रहा है. देखो, डिटेल्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच मैकेनिज्म शैल बी डिस्क्लोज बाय द कंपनी ऑन इट्स वेबसाइट इफ एनी एंड इन द बोर्ड रिपोर्ट तो 100% होगा. वेबसाइट नहीं बनाए, ठीक है, लिस्टेड कंपनी है, वेबसाइट तो होगा फिर 100% होगा. इज इट क्लियर? बट याद रखिएगा इसका डिस्क्लोजर कहाँ देना होगा? कंपनी की वेबसाइट पर एंड बोर्ड रिपोर्ट के अंदर. सेम कॉन्सेप्ट में रिवाइज किया गया है. उम्मीद करता हूँ ये बात छोटा सा आपके छोटा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. एंड एक्चुअली जब आप प्रैक्टिकली वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे तभी आप इसके साथ में बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे. ठीक है, ये एक कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स है ना प्ले की जाती है, तब एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय डायरेक्टर कहीं ना कहीं है ना फेस करता है ऐसी डिफिकल्टीज़. तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी हमारी नॉलेज में होना चाहिए. इज इट क्लियर? नाउ अब बेटा हम आगे जो टॉपिक देख रहे हैं यहाँ पर कंपनीज एक्ट या एलओडीआर से भी एलओडीआर मैंडेटरी कमेटी कहता है कि मैंडेटरी नहीं है. मतलब कुछ ऐसी कमेटीज हैं जो मैंडेटरी नहीं है, ये कंपनी के यू नो व्हाट ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के साइज पे डिपेंड करता है, कंपनी के यू नो व्हाट किस सेगमेंट में डील कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है. लेट्स एग्जांपल ऑफ इट. आपकी कंपनी मान लीजिएगा आईटी बेस्ड है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डील करती है, तो आपकी कंपनी में ऐसी कमेटी बन सकती है जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर में होने वाली टेक्नोलॉजी को यू नो व्हाट अपडेट करती रहे. तो स्पेसिफिक कोर फंक्शन के लिए बन सकती है. तो जब भी हम कोई इनके अलावा जो कमेटी की बात करते हैं जो कि रेगुलेटरी मैंडेटरी नहीं बनती हैं, वो डिपेंड करती है किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए. जैसे यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी बोली गई है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी ना, ध्यान सुनना मेरे बच्चों, का ऑलमोस्ट वही रोल होता है जो नॉमिनेशन रिकमेंडेशन कमेटी का होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये भी वही काम करती है जनरली जो काम क्या होता है बेटा नॉमिनेशन रिकमेंडेशन कमेटी का होता है. इसलिए कई सारी अब कंपनीज में नॉमिनेशन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी बनाई जाती है. क्लियर? क्या करेगी? बोर्ड को गाइड करेगी, बोर्ड के साइज के बारे में, बोर्ड के फंक्शंस के बारे में, बोर्ड की नीड के बारे में. ये क्या कर सकती है? एक है ना फर्म को एंगेज कर सकती है. एंगेज का मतलब सोचते हैं ना, एक फर्म को हायर कर सकती है वो डायरेक्टर सर्च का मतलब यहाँ पे हुआ कि बेस्ट पर्सनल्स कहाँ से मिले, बेस्ट डायरेक्टर्स कहाँ से मिले, तो उसका भी काम कर सकती है. कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट से रिलेटेड मैटर्स हैं, गवर्नेंस से रिलेटेड, उसके लिए किसी एक्सटर्नल एडवाइजर की हेल्प ले सकती है. साथ के साथ में ये ध्यान रखेगी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं जो कि कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है. इज इट क्लियर? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे ध्यान से जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी पे.
ऐसे ही हम और पढ़ेंगे रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड गवर्नमेंट अफेयर्स कमेटी, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी कमेटी, फ्रॉड कमेटी, क्वालिटी कमेटी, एथिक्स कमेटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी। सो ये कुछ अलग कमेटीज हैं, या कस्टमर ग्रीवेंस कमेटी। मीन्स ये सारी कमेटीज का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है और ये मैंडेटरी नहीं है, बट कंपनी चाहे तो इन्हें अडॉप्ट कर सकती है, एक क्रिएशन कर सकती है कमेटीज की। लेट्स स्टार्ट विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी। यहाँ देखिए बेटा, मैंने हाईलाइट किया हुआ, आपकी पॉइंट्स बन जाएंगे, इजीली आपको याद समझ भी आएगा। इसका काम क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसिडरिंग एंड मेकिंग द रिकमेंडेशन टू द बोर्ड रिगार्डिंग व्हाट एप्रोप्रिएट साइज, फंक्शंस एंड नीड ऑफ द बोर्ड। दिस इज कॉल्ड पॉइंट नंबर फर्स्ट। क्या कर रही है बेटा, कंसिडर एंड मेकिंग रिकमेंडेशन। अब रिकमेंडेशन किससे रिलेटेड होगी, किसको दे रही होगी, बोर्ड को। किससे रिलेटेड, कहता है एप्रोप्रिएट साइज, फंक्शंस एंड नीड्स ऑफ द बोर्ड। साइज आप समझ रहे होंगे, अगर आप लिस्टेड हैं तो आपके नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 7 रिक्वायर्ड होंगे। इन दैट केस अगर आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स फंक्शंस क्या होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती हैं, वो गाइड करने का काम कर रही है। तो उसके कहते हैं मेकिंग कंसिडरेशन फॉर व्हाट, फॉर कंसिडरिंग एंड रिकमेंडिंग। क्या बारे में किसको करेगी, बोर्ड को। किससे रिलेटेड होंगे मैटर्स, एप्रोप्रिएट साइज, फंक्शंस एंड बोर्ड नीड्स। कमेटी इट्स सोल डिस्क्रिप्शन चाहे तो एंगेज अ डायरेक्टर सर्च फर्म, और उसकी फीस कितनी देनी है बेटा, ये भी वही डिसाइड करेगी, डायरेक्टर सर्च फर्म। क्लियर, पॉइंट नंबर 2। देन एंड देखो, टू कंसल्ट विद द अदर आउटसाइडर एडवाइजर्स इन इट्स ड्यूटीज टू द कंपनी। डायरेक्टर का क्या ड्यूटीज बनता है, अलग से उसके लिए किसी प्रोफेशनल फर्म को या प्रोफेशनल से, आउटसाइडर प्रोफेशनल से डिस्कस कर सकती है। डेवलप एंड रिकमेंड set of corporate governance guidelines applicable to company, implement policies, processes related to corporate governance। प्लस अब देखो यहीं से आता है करना, ये पॉइंट नंबर हमको 4th मिला। 6th कहता है, देखो 5th क्या कहता है, many companies mandate the corporate governance to nomination committee। ये जनरली किसका काम होता है वैसे, नॉमिनेशन कमेटी का, बट चाहे तो कंपनी अपना सेपरेट बना सकती है। अगेन आई एम टेलिंग यू साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा सेपरेट डिपार्टमेंट पॉसिबल है। Committee may be responsible for matters relating to corporate governance, like composition of board, appointment of new director, review human resource decisions, succession planning। याद आ रहा होगा कुछ, चेयरमैन एंड की बोर्ड एंड डायरेक्टर, इन सब की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये सारा का फंक्शन किसका था, आपको याद हो तो, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी का वो फंक्शन है। इज इट क्लियर, ये हमको पॉइंट नंबर 4 मिला। इज इट क्लियर, मैं चाहूँगा कि आप इनको जरूर से एक बार रिवाइज जरूर कर लें, प्रोबेबल है। अब देखो कमेटी के नाम से आंसर होगा, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड गवर्नमेंट अफेयर्स। इसका काम क्या होगा, लीगल कंप्लायंस चेक करना, हाँ, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस क्या है, गवर्नमेंट अपडेट्स क्या है, उसके साथ कंपाइल करना। ध्यान से अगर देखा जाए तो नॉन फाइनेंशियल जो कंप्लायंसेस होते हैं, नॉन फाइनेंशियल कंप्लायंसेस, उसको फुलफिल कराने की ड्यूटी है इस कमेटी की। डायरेक्टर्स का अंडर सेक्शन 134 डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो ध्यान दें कि कंपनी जो है वो एप्लीकेबल लॉस के साथ कंपाइल कर रही है, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। उसके भी हम यहाँ पर रेफरेंस देंगे। देखो क्या काम होगा, कंपनी कंप्लाइंस विद द एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, प्लस कंपनी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स टू इंश्योर कंप्लाइंस विद रिलेवेंट लॉज। लाइक अगर मैं जैसे कई बार आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बैंकिंग कंपनी है और बैंकिंग कंपनी कंपनीज एक्ट में बना हुआ है, तो आपको आपके लिए RBI के साथ साथ कंपनीज एक्ट फॉलो करना है आपको, प्लस ये लिस्टेड भी है। इन दैट केस आपको सेबी के रेगुलेशंस भी फॉलो करने हैं। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ HDFC। क्लियर है, सो क्या करेगा, कंपाइल विद एप्लीकेबल लॉज, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, then company policy, program and project to ensure the compliance with the relevant laws and the code of conduct of the company, implement legal obligations from settlement agreements। अभी मान लीजिएगा आपके लीगल ऑब्लिगेशन, अब जैसे बैंक से आपने लोन लिया, अल्टीमेटली अब आपकी कंपनी पे ऑफ नहीं कर पाई, देन यू व्हाट कम टू द व्हाट सेटलमेंट। इन दैट केस कि कंपनी मींस कंपनी का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन बनता है, तो देन चेक इट कि जो आपके ऑब्लिगेशंस है, लीगल ऑब्लिगेशंस, वो फुलफिल हो रहे नहीं हो रहे हैं, एंड अदर ड्यूटीज उसको डायरेक्टर बताएगा। तो जनरली इसका काम क्या बेटा, ओवरसी द नॉन फाइनेंशियल कंप्लायंसेस प्रोग्राम्स। और इधर अगर ध्यान से देखें सेक्शन 134 सेक्शन 5 डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट से, डायरेक्टर नीड्स टू इंश्योर व्हाट
to ensure compliance with the provision of the all applicable laws. This is also one of the biggest reason. You know what? In today, large organizations generally create such kind of committees to ensure that whether our company is complying with the applicable laws or not. And whereas section 134 subsection 5 of the Companies Act 2013 also says that it imposes a duty, a kind of responsibility over the board of directors, that the company must comply with the all applicable laws. तो इस कमेटी को हम ध्यान से देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है, इसको चेक करना है लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस सर कंपाइल कर रहे हो, कंपनी की पॉलिसी प्रोसीजर रिलेटेड टू व्हाट, कि भैया एप्लीकेबल जो रिलेवेंट लॉज हैं प्लस जो आपके कोड ऑफ कंडक्ट है उनसे कंपाइल हो रहा हो, जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, लीगल ऑब्लिगेशन कहाँ से अराइज होंगे, सेटलमेंट एग्रीमेंट से, वो फुलफिल हो रहे हो, और अदर ड्यूटीज जो कि कौन बता रहा है इसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। याद देखिएगा नॉन फाइनेंशियल कंप्लायंसेस है, फाइनेंशियल कंप्लायंस नहीं है। साइंस टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी कमेटी, अब इसका काम ही क्या होगा, कोर फंक्शन क्या होगा, साइंस एंड डेवलपमेंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स। इज इट क्लियर? देखो, मॉनिटर एंड रिव्यू ओवरऑल स्ट्रेटजी इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जनरली यू नो व्हाट, जो कंपनी जैसे अभी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज में आपको पता है कि नए नए फंक्शंस आ रहे हैं, इंजन कैसे ऐसा बनाया जाए तो एथेनॉल यूज़ कर सके, फ्यूल कैपेसिटी उसकी अच्छी हो सके, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जितना रिसर्च होगा। अब ऐसी कंपनीज जो साइंस टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी पे काम करती हैं, उनके दो कोर फंक्शन बनते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लस जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो पब्लिक सेफ्टी एनवायरनमेंट को भी कंसिडर करते हुए होना चाहिए। इज इट क्लियर? ताकि आप हार्म ना करें। देखो कहता है सर्व एज रिसोर्स, सर्व समझते हैं, परफॉर्म as resource regarding the science, scientific and technological aspects of product safety matters। एक ऐसा प्रोडक्ट रेडी कर रही कंपनी जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, जैसे अभी देखो ना चाइना ने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि अभी सबको पता है कि कोविड कहाँ से कहाँ पहुँचा है। इज इट क्लियर? तो आपकी कंपनीज में ऐसा डिपार्टमेंट, ऐसी कमेटी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट्स, कि जहाँ पे सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी है। क्लियर एकदम? रिव्यू द कंपनी पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड प्रैक्टिसेस ऑन एनवायरनमेंट, हेल्थ, सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी। क्लियर है? आप मान लीजिएगा जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट से एनवायरनमेंट को बहुत इंपैक्ट होता है। लाइक दिस एग्जांपल ऑफ इट, आपको पता है कि पॉली बैग बंद किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। ये आपको पता है जिस तरह के केमिकल्स आपकी कंपनी बनाती है उससे आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है। तो कैसे से कंट्रोल किया सके, ये कमेटी सजेशंस देगा। आपने सुना होगा ना फैक्ट्रीज हैजार्डस सब्सटेंसेस, उसको लेके बता रहे हैं। असिस्ट करेगा बोर्ड को रिगार्डिंग व्हाट, इमर्जिंग साइंस, अब नई क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, पब्लिक हेल्थ इश्यूज, ट्रेंड्स एक्सेट्रा। और अगर जब वो कंपनी किसी एक्विजिशन में जा रही होगी और सामने वाली कंपनी को एक्वायर कर रही होगी तो उसकी टेक्नोलॉजी को भी तो कंसिडर करना पड़ता है ना, कितनी हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। इसके डिटेल हम डिस्कस करेंगे, तभी तो उसकी वैल्यूएशन निकाली जाती है टेक्नोलॉजी की। देखो, असिस्ट द बोर्ड इन मेजर एक्विजिशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज, कब लाइक न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ के आना है, थोड़ा थोड़ा उसको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, उसको ड्राफ्ट करना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कभी भी कि आप एज इट इज़ लिखना सीखें, एज इट इज़ लिखना सीखना फ़ायदा भी नहीं है, आप समझें और फिर अप्लाई करें। कस्टमर का मतलब यहाँ पे अब इसका कोर फोकस क्या होगा, जो कंपनी सर्विस ओरिएंटेड होंगी वो ऐसी अपनी कमेटी बना सकती हैं। क्यों? जर्नली जैसे मान लीजिएगा ये कंपनी है, यहाँ वर्ड आ रहा है कस्टमर सर्विस। अब मान लीजिए होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, या हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ये सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई। तो वहाँ पर हो सकता है कि कस्टमर के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए आपने एक अलग से कमेटी बनाई हो। देखो, सर्विस ओरिएंटेड कमिटीज लुक आफ्टर द कंप्लेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स एंड स्टेप्स टेकन टू रिजॉल्व इट। आप किसी होटल में गए, आपको वहाँ की फैसिलिटीज ठीक नहीं लग रही है, कंटिन्यूस प्रॉब्लम आ रही है, इन दैट केस यू कैन यू नो व्हाट, ऐसा नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आ रहा है। अब वो कंप्लेंट तो कंसीडर कर लिया वहाँ पे, लेकिन आगे से ऐसी कंप्लेंट्स नहीं है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए तो इस कमेटी का काम है। फ्रॉड, अब जर्नली फ्रॉड को डिटेक्ट करने का काम ऑडिट कमेटी का होता है, आप जानते होंगे, पर इन सर्टेन केसेस कंपनी चाहे तो ऐसा कर सकती है। देखो,
fraud related aspects taken care by the audit committee, but in companies in field of financial services, जो किस में बेटा डील करती है, financial services के अंदर, जैसे NBFCs हैं, banks हैं, is it clear? लिख लो चाहे NBFCs, banks है ना, फाइनेंस सर्विसेज में और भी हैं, ठीक है, फाइनेंस सर्विसेज, दे मे बी नीड टू सेपरेट फ्रॉड मॉनिटरिंग कमेटी विच में चेक एंड बैलेंसेस प्रिवेंटिव मेजर्स ऑर्डर टू डिस्करेज द एम्प्लॉयज इन दियर मॉडस ऑपरेंडी। सर मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है बेटा? ऐसे बोलते हैं बेटा, मेथोलॉजी बोलते हैं इसे, वर्किंग स्टाइल भी कहते हैं, काम करने का तरीका, इसे मोड ऑफ ऑपरेटिंग है ना, मोड ऑफ ऑपरेटिंग मतलब एक आदमी, एक एम्प्लॉय जो कंपनी में है, उसको जिस पर्टिकुलर टास्क पे आपने जिस पोजीशन पे रखा है, वो कहीं ऐसा तो नहीं अपनी पोजीशन का मिसयूज करता हो, तो उसको रोकने के लिए भैया, क्यों? क्योंकि कमेटी डिटेक्ट करती रहती है, प्रिवेंट करती है और डिस्करेज करती है ऐसी प्रैक्टिसेस, किस तरह की प्रैक्टिसेस जहाँ पर फ्रॉड कमिट होने के चांसेस हो। इज इट क्लियर? देखो तुम ध्यान से देखना, मैंने अभी कस्टमर सर्विस बोला, सर्विस ओरिएंटेड होगा, उसका काम क्या होगा? रिड्रेस करना ग्रीवेंसेस को। फ्रॉड मॉनिटरिंग का काम किसका है? जनरली ऑडिट कमेटी का होता है, बट अगर लगता है तो कंपनी अडॉप्ट कर सकता है। जो बेसिकली कहाँ ध्यान देखिएगा, चेक एंड बैलेंसेस। चेक एंड बैलेंसेस हम सोचते हैं कि अभी कहीं ऐसा तो नहीं है गड़बड़ चल रहा हो, अभी जनरली कहाँ अकाउंट डिपार्टमेंट में गड़बड़ होने चांसेस होता है, ठीक है। एनीवेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी, अब इसका मेन काम क्या है? लुक आफ्टर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द इंडक्शन ऑफ द नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है उसके ऊपर इसका मेन फोकस क्या है? प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड ऑफ द इंडक्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू एग्जिस्टिंग एज वेल एज द न्यू इनकम्बेंट्स। भाई टेक्नोलॉजी तो पता लग गई सर यूज कैसे करना है, तो उसकी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट फ्यूचर जो इंडक्शन मीन्स जो नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है उसको लेकर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझेगा, आपने अब नए मोड की तरफ गए, आप स्मार्टफोन्स की तरफ गए, फिर आप आगे और बढ़ गए, फिर अपने स्क्रीन टच की तरफ जाने लगे, किसमें? लैपटॉप वगैरह स्क्रीन में टच में जाने लगे। बट अभी भी एक चैलेंज आता है, समझना, कई सारे ऐसे सर्विस सेंटर्स होते हैं जो आपके जो प्रोडक्ट है उसकी रिपेयरिंग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी आ गया, आपने एक स्क्रीन टच लैपटॉप ले लिया है, लेकिन रिपेयर नहीं मिल पाती क्योंकि उनका स्टाफ अनट्रेंड होता है, वो समझ नहीं पाता कि इसमें ये सॉफ्टवेयर वर्क कैसे कर रहा है या सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों काम करेगी, आज और फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है, प्लस ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग किसको? प्रेजेंट अब वो आपके जो एग्जिस्टिंग हैं प्लस न्यू इनकम्बेंट्स को। परफॉर्मेंस, अब इसका मेन काम क्या है? कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, डायरेक्टर्स हैं, की पर्सनल्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। Review the performance of top executives, KMPs as well as the directors. Just like performance review each and every employee and annual exercises. सर ऐसा क्यों करते हैं बेटा? आपको भी मैंने एग्जांपल दिया था कि जो अभी रिसेंटली हमने देखा कि CEO जो हैं इन्फोसिस का, उनको रीअपॉइंटमेंट किया गया। मैंने बताया भी था आपको, रीअपॉइंटमेंट किस बेसिस पर होता है? परफॉर्मेंस बेसिस पर। ऐसा नहीं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छे लगते हैं, नहीं, डिपेंड्स ऑन कि आपकी थ्रू आउट द ईयर परफॉर्मेंस कैसी थी। तो ये क्या करती है? परफॉर्मेंस एनुअल बेसिस पे कंपनी के KMPs की, टॉप एग्जीक्यूटिव्स की, कंपनी के एम्प्लॉयज की, डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस को वैलिड करती है। उसी परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या होता है? आगे प्रमोशंस होती हैं। वन मोर थिंग, आपको पता भी होगा परफॉर्मेंस का मीनिंग यहाँ पे किस चीज़ से, कि थ्रू आउट द ईयर आपकी वजह से कंपनी को बहुत बड़े प्रॉफिट्स जो हैं, कंपनी ने और ज़्यादा बिजनेस एक्सपांड किया है, कंपनी को नई टेक्नोलॉजी मिला आपकी वजह से, तो यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस वैलिड करने का काम परफॉर्मेंस कमेटी का है। वैसे आपको याद होगा ये NRC काम होता है जनरली। क्रेडिट कमेटी का मतलब बेटा जो भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जनरली जब भी वो किसी लिमिट के बियॉन्ड किसी को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, एक बैंक की लिमिट है 100 करोड़ आपको लोन प्रोवाइड करने की, आपने मांगो है 150 करोड़ और आपके पास कोलैटरल्स भी हैं। अब लेकिन हमको लग रहा है कि हमारा ना बैंक का लिमिट है 100 करोड़ का, बैंक दे नहीं सकता है, ऐसा नहीं कि बैंक के पास 150 नहीं है, बट अब बैंक को लगता है यार ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना पैसा देना है, तो उसको पूरे डिटेल एनालिसिस करनी जरूरी है। देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द क्रेडिट प्रपोजल बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट। सब थ्रेशोल्ड लिमिट जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बैंक NBFC ने डिसाइड किया हुआ है, मान लो 100 करोड़ के बियॉन्ड देना है, तो फिर डिटेल एनालिसिस करेगा। आर बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय द क्रेडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड। इज इट क्लियर?
एथिक कमेटी, एथिक कमेटी का मतलब यहाँ पे सिर्फ देखो किसी से रिव्यू ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर एंड फैसिलिटेट एम्प्लायंसेस, ड्यू डिलिजेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एम्प्लॉइज एंड train the ethics programs, monitor and audit compliances, disciplinary mechanism, analysis and follow up. Ethics का मीनिंग आपको अच्छे से मैंने, वैसे तो मैं अभी आगे जब जाऊंगा बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बट एक छोटा सा रिव्यू देके समझाने की कोशिश करता हूँ उसके बारे में. देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना एथिकल और अनएथिकल दो प्रैक्टिसेस होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं. एथिकल होगी अच्छी बात है, बट अनएथिकल होने की प्रैक्टिसेस हो सकती हैं. जैसे आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर वर्क हमें नहीं करना, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट कहता है, कंपनी की पॉलिसी कहती है कि ये वर्क अलाउड नहीं है. लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, एक एग्जांपल समझते हैं. देखिए आप एक ऐसे एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं जो बिना सोचे समझे एक्शन लेता है. ठीक है, आप ऐसे एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं जो बिना सोचे समझे एक्शन लेता है, और वो कहता है कि नहीं यू नो व्हाट, एक्शन लो, फिर क्या होगा देखा जाएगा. अब कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है. वो कहता है नहीं, एक्शन सोच समझ के ले जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स ले जाएगा, बिना सोचे समझे या विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट्स ले जाएगा. हर एक ऑर्गेनाइजेशन एथिकली वर्क भी करती है. जैसे मैंने बोला कि हमको देखो यहाँ पे, जैसे हमने बोला कि इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए, प्रोसीजर्स हैं, एंड फैसिलिटेट कंप्लायंसेस, ड्यू डिलिजेंस, पर्सपेक्टिव एम्प्लॉइज, oversight the communication and training of the ethic programs, monitor and audit compliance, disciplinary mechanism, analysis and follow up. अभी पूरा कंप्लीटली एक कंपनी के अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्क्राइब कर रहा है कि ये एथिकल है, ये नॉन एथिकल है. इज इट क्लियर? एनीवेज, इसके ऊपर मैं डिटेल में क्लास अलग बताऊंगा क्योंकि ये एक अपने आप में ही बहुत अच्छा खासा टॉपिक है, और एथिक्स पे तो 10 मार्क्स का पूरा हमें 4 पार्ट मिलने वाला है, तो उसमें हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे. बट इज वांट टू से दैट कि एक बार आप इसको गो थ्रू जरूर करें, छोड़ के ना जाएं. क्वेश्चन आया हुआ है इससे, आपसे हो सकता है, वो पूछ सकता है राइट डाउन यू नो एनी और सजेस्ट एनी 5 नॉन मैंडेटरी कमिटीज टू योर बोर्ड, एंड इट मे बी पॉसिबल कि हो सकता है वो आपसे ये भी पूछ ले कि एक साइंस टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी पे यू नो व्हाट बिजनेस में एंगेज है एक ऑर्गेनाइजेशन, सो उससे रिलेटेड क्या कमेटी बनानी चाहिए, या कमेटी के फंक्शंस पूछ ले इसमें से कोई सा भी. तो प्रोबेबिलिटी रखता है नो डाउट, लेकिन आप इसको एक बार जरूर रिवाइज करें. ऑलराइट, चलिए अब याद रखिएगा, यहाँ हम गवर्नेंस के चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, कंपनी से रिलेटेड नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट सीरीज के अंदर. बट आज का टेस्ट इसके लिए रहेगा, मैंने पहले भी आपको बता दिया था, जो चैप्टर्स हमने अब तक कंप्लीट कर लिए हैं उन चैप्टर्स का हम टेस्ट करेंगे आज. रेगुलर टेस्ट ही आपका याद रखिएगा सक्सेस की है, मैं बता रहा हूँ आपको. अदरवाइज इतना बड़ा बुक पढ़ते 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 बुद्धि से निकल जाएगा. क्लियर? तो आपको क्या करना है, आज का टेस्ट ज्वाइन करना है, स्किप नहीं करना है. आई नो दैट वेरी वेल, मेरा बहुत सारा स्टूडेंट लोग बहुत सारे स्किप नहीं करता है. ऐसी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहेगा. ऑलराइट, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.